नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी। डीएनए में आपका स्वागत है। तेलंगाना बिल को लेकर 13 फरवरी को सांसदों की आंखों में मिर्च स्प्रे किया गया था, लेकिन आज तेलंगाना बिल पर देश की आंखें ही बंद कर दी गई। आज 1.5 घंटे तक लोकसभा के कैमरे बंद रहे और बंद कैमरों और संसद में कड़ी सुरक्षा के बीच आंध्र प्रदेश का बंटवारा कर दिया गया। हम आपको बताएंगे कि जब कैमरे बंद थे तब लोकसभा में क्या हुआ और बंद कैमरों में क्यों पास करवाना पड़ा तेलंगाना बिल। ये लोकसभा की 1.5 घंटे की इमरजेंसी का डीएनए टेस्ट है। इसके बाद हम आपको दिखाएंगे वो चिट्ठी जिसे अरविंद केजरीवाल ने दबा दिया। ये चिट्ठी 29 जनवरी को टाटा पावर की तरफ से लिखी गई थी और इसमें दिल्ली वालों के लिए बहुत जरूरी जानकारी थी और वो जानकारी उन तक नहीं पहुंची और इस जानकारी को आम आदमी पार्टी की सरकार ने बड़ी सफाई से छुपा लिया। अब सवाल यह है कि क्या अरविंद केजरीवाल ने टाटा का नमक खाया है और वो इसी नमक का कर्ज उतार रहे हैं। आज ये समझना भी जरूरी है कि 9 महीने की सजा में कैदी संजय दत्त को 4 महीने की छुट्टी कैसे मिल गई। हम आपको बॉलीवुड के इस सुपरस्टार संजय दत्त की सुपर पावर्स और उनके हॉलिडे कैलेंडर के बारे में बताएंगे और आपको यह भी बताएंगे कि आखिरकार संजय दत्त वीवीआईपी कैदी क्यों बने हुए हैं। और इसके बाद आपको मिलवाएंगे 70 वर्ष के बॉडी बिल्डर से। इस उम्र में हमारे देश में ज्यादातर लोग वृद्धाश्रम में प्रवेश कर जाते हैं। 70 वर्ष के इस बॉडी बिल्डर को देखकर बहुत से युवाओं को अपने ऊपर शर्म आ जाएगी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं देश की बड़ी खबरें नॉन स्टॉप न्यूज में। शुक्रिया सुधीर। तो आइए आज का डीएनए शुरू करने के पहले आपको दिखाते हैं देश भर की बड़ी खबरें आज दिन में क्या रही। लोकसभा ने अलग तेलंगाना राज्य को मंजूरी दे दी है। ध्वनि मत से पास हुए बिल पर यूपी सरकार को बीजेपी का साथ मिला, लेकिन टीडीपी, एसपी, टीएमसी और जेडीयू जैसी पार्टियों ने बिल का विरोध किया। टीएमसी ने तो सदन से वॉकआउट भी किया। सरकार का दावा है कि उसे तेलंगाना और सीमांध्र दोनों के हितों का ख्याल है। हमने सीमांध्र के बारे में मैं स्पीच जब कर रहा था तो उसमें स्पेसिफिकली हमने बोला कि फाइनेंशियल विशेष पैकेज हम दे देंगे बोल के। वाईएसआर कांग्रेस ने फैसले के विरोध में कल आंध्र प्रदेश बंद का ऐलान किया है। This is a black day in the history of this country and we are declaring a band tomorrow in the state of Andhra Pradesh in protest. सीमांध्र से आने वाले डी पुरंदेश्वरी ने केंद्रीय मंत्री की कुर्सी के साथ साथ कांग्रेस भी छोड़ दी है। सदन में पेपर स्प्रे करने वाले सांसद राजगोपालन ने भी इस्तीफा दे दिया। आंध्र प्रदेश के सीएम किरण रेड्डी भी कल इस्तीफा दे देंगे। लोकसभा में चल रहे हंगामे के बीच तेलंगाना बिल पर बहस का लाइव प्रसारण नहीं हुआ। लोकसभा टीवी ने इसे तकनीकी खामी बताया है, लेकिन विपक्ष ने इसे संसद की आवाज दबाने की कोशिश करार दिया। और ये बंद करके जो हमारी आवाज जाती पूरे देश में जनता के बीच, उसको भी रोका गया। हम अपने विचार रखते, लेकिन उस विचारों को रखने की वहाँ कोई गुंजाइश नहीं है। यार, जिस तरीके से ये सब कुछ हो रहा है ये एकदम गैर जनतांत्रिक है। बीजेपी ने साथ भले ही दिया हो, लेकिन सरकार के तरीके पर पार्टी के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ने भी नाराजगी जताई है। आडवाणी का कहना है कि ये संसदीय लोकतंत्र का अपमान है। दिल्ली की बिजली कंपनियों पर सवाल उठाने वाले पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल फिर सवालों के घेरे में हैं। जी न्यूज के पास 29 जनवरी की टाटा पावर की एक चिट्ठी है। टाटा पावर ने चिट्ठी में लिखा है कि दिल्ली में गैस के दाम बढ़ने पर वो बिजली के दाम बढ़ाएंगे। लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली की जनता से अरविंद केजरीवाल ने ये चिट्ठी क्यों छुपाई, जबकि पेट्रोलियम मंत्री वीरप्पा मोइली पहले ही कह चुके हैं कि गैस के दाम बढ़ाए जाएंगे। 100% clear and clear and in all respect we'll do that and there is no compromise even if 1% while it approval is given. यानी दिल्ली वालों पर महंगी बिजली की मार 1 अप्रैल से पड़नी तय है। पर सवाल बरकरार है कि हर बात सार्वजनिक करने का दावा करने वाले केजरीवाल ने इस चिट्ठी को सार्वजनिक क्यों नहीं किया। आम आदमी पार्टी नेता शाजिया इल्मी के दिल्ली में भ्रष्टाचार कम होने के बयान पर पार्टी ने सफाई दी है। और शायद ये कंफ्यूजन था कि वो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के लिए ही वो सर्वे कर रही हैं। शाजिया ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के सर्वे के हवाले से दावा किया था कि 49 दिन में दिल्ली में भ्रष्टाचार में कमी आई है, लेकिन ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने इस दावे को खारिज कर दिया। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया ने अभी तक तो कोई ऐसी स्टडी नहीं की है। वैसे शाजिया ने ट्वीट करके मामले से पल्ला झाड़ने की कोशिश भी की।
खुद को भ्रष्ट कहे जाने पर आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी ने भी अरविंद केजरीवाल को मानहानि का नोटिस थमा दिया है। इससे पहले केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल और सांसद अवतार सिंह भडाना भी केजरीवाल को नोटिस दे चुके हैं। केजरीवाल ने 29 नेताओं को बेईमान करार दिया था और सार्वजनिक मंच से नामों का ऐलान किया था। सेंट्रल एक्साइज विभाग ने नरेंद्र मोदी की रैलियों पर सर्विस टैक्स मांगा है। एक्साइज विभाग ने बीजेपी को नोटिस भेजा है और मोदी की उन रैलियों के लिए सर्विस टैक्स मांगा है जिनमें लोग टिकट लेकर आए थे। बीजेपी का सवाल है कि नोटिस चंडीगढ़ यूनिट को क्यों भेजा गया, जबकि चंडीगढ़ में कोई रैली हुई ही नहीं। हार्वर्ड में पढ़े लिखे चिदम्बरम साहब के विभाग का इंटेलिजेंस यूनिट, उसने चंडीगढ़ को कहा है, जहां मोदी जी की कोई रैली नहीं हुई है, कि आप कृपया करके बताइए आप टैक्स ले रहे हैं। तो इसका जवाब तो या तो वो कर अथॉरिटी देगी जिसने नोटिस भेजा है, या वो देंगे जिनको नोटिस मिला है। कर्नाटक में चुनावी रैली में नरेंद्र मोदी ने कांग्रेस और भ्रष्टाचार को जुड़वा बहने बता दिया। मोदी ने तेलंगाना के मामले पर राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। मैडम सोनिया जी को, राहुल जी को दक्षिण में तो आ रहे हैं, लेकिन नजदीक में ही आंध्र प्रदेश है, हैदराबाद है, वहां जाने की फुर्सत नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के हत्यारों संथन, मुरुगन और पेरारी वलन की फांसी की सजा उम्र कैद में बदल दी है। अदालत ने दया याचिका निपटाने में हुई 11 साल की देरी की दलील मानते हुए तीनों को राहत दे दी। जिसका मर्सी पिटीशन इतना डिले हो चुका है, ये जाहिर है वो सफर कर रहा होगा, वो परेशान होगा, और इन हालात में उनका डेथ पेनल्टी कम्यूट करना ही कानूनी तरीके से सही होगा। राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से मिले जीवन दान के बाद पीडीपी ने अफजल गुरु की फांसी पर सवाल उठा दिए हैं। दिस इज द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, जिन्होंने अफजल गुरु के टाइम में ये कहा था कि टू सेटिस्फाई द कॉन्शियंस, कलेक्टिव कॉन्शियंस ऑफ द कंट्री, अफजल गुरु के हक में जो फैसला दिया है जस्टिफाई किया था। कोल मंत्रालय ने देश की कई बड़ी कंपनियों के 6 और कोल ब्लॉक रद्द कर दिए हैं। हिंडाल्को और टाटा पावर समेत सभी 6 कंपनियों के कोल ब्लॉक उत्पादन में देरी के चलते रद्द किए गए हैं। कोल मंत्रालय के इस फैसले से कांग्रेस सांसद नवीन जिंदल की कंपनी जेएसपीएल पर भी गाज गिरी है। मंत्रालय ने जेएसपीएल समेत 6 और कंपनियों के कोल ब्लॉक रद्द करने का फैसला किया है, लेकिन मामला कोर्ट में होने की वजह से इसे फिलहाल टाल दिया गया। फिल्म अभिनेता संजय दत्त होली भी घर पर ही मनाएंगे। संजय दत्त को तीसरी बार भी पेरोल मिल गई है। संजय ने अपनी पत्नी की देखभाल की दलील दी थी। संजय दत्त पर बार बार हो रही मेहरबानी को बॉम्बे हाई कोर्ट में चुनौती दी गई है। ये लोग के अंदर कन्विक्टेड फिटनेस है 21,708, तो उन कैदियों को भी महाराष्ट्र सरकार या मुंबई हाई कोर्ट उनको भी संचित रजा मतलब फरलो और पैरोल पास करना चाहिए। संजय दत्त अब 21 मार्च को जेल से बाहर रहेंगे। ये संजय दत्त का आखिरी पैरोल हो सकता है, क्योंकि किसी कैदी को एक साथ 3 बार से ज्यादा पैरोल नहीं दिया जा सकता। राकेश मारिया को मुंबई का नया पुलिस कमिश्नर बनाए जाने से नाराज पुलिस अफसरों और महाराष्ट्र सरकार में ठन गई है। सरकार ने छुट्टी पर गए अफसरों अहमद जावेद और विजय कामले को चेतावनी दी है कि जल्दी काम पर नहीं लौटे तो कार्रवाई हो सकती है। पुलिस दल में खाली खाकी वर्दी देखी जाती है, किसी की जात, धर्म, पंथ, पक्ष नहीं देखा जाता, और आज तक महाराष्ट्र में ये देखा नहीं गया, देखा नहीं जाएगा। सरकार के आदेश तो मानने पड़ेंगे। पुलिस कमिश्नर की रेस में रहे अहमद जावेद को डीजीपी होमगार्ड और विजय कामले को ठाणे का पुलिस कमिश्नर बनाया गया है। वेलिंगटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुआ दूसरा और आखिरी टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया, लेकिन टीम इंडिया ने सीरीज 1-0 से गंवा दी है। टीम इंडिया की विदेशी जमीन पर ये लगातार चौथी टेस्ट सीरीज हार है। मैच के आखिरी दिन विराट कोहली का शतक भी टीम की इज्जत नहीं बचा पाया। पूर्व क्रिकेटर बिशन सिंह बेदी ने इस बार के बाद धोनी की कप्तानी पर सवाल उठाए हैं। चलिए अब आपको डेली न्यूज की डोज के लिए चलते हैं वापस सुधीर के पास। डीएनए में आज सबसे पहले बात देश के नए राज्य तेलंगाना के बिल के बारे में, जिस पर संसद में आज जो कुछ हुआ वो पहले कभी नहीं हुआ। एक जमाना था जब दूरदर्शन पर कई मिनटों तक लिखा रहता था कि रुकावट के लिए खेद है। तब से अब तक हम तकनीकी रूप से बहुत आगे निकल चुके हैं, लेकिन आज 1.5 घंटे तक
लोकसभा में चल रही बहस का प्रसारण नहीं हो पाया। तेलंगाना बिल को लेकर 13 फरवरी को सांसदों की आंखों में मिर्ची झोंकी गई थी, लेकिन आज तेलंगाना बिल पर देश की आंखें ही बंद कर दी गई। बंद कैमरों और संसद में कड़ी सुरक्षा के बीच आंध्र प्रदेश का बंटवारा आज हो गया। तेलंगाना बिल पास होते ही हैदराबाद में तेलंगाना समर्थकों ने होली खेली और जश्न मनाया, लेकिन जिस तरह से कैमरों को बंद करके तेलंगाना बिल पास किया गया, ये देश के लिए 1.5 घंटे की इमरजेंसी जैसा था। आज दोपहर को 12 बजे गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने तेलंगाना बिल को बहस के लिए रखा। हंगामे की वजह से कार्रवाई स्थगित कर दी गई और आखिरकार दोपहर 3 बजे लोकसभा में इस पर बहस फिर से शुरू हुई। शुरुआत के 1-1.5 मिनट तक तो इस बहस को दिखाया गया, लेकिन फिर लोकसभा टीवी पर अचानक इस बहस का प्रसारण बंद हो गया और लोकसभा टीवी पर पूर्व प्रधानमंत्रियों पर डॉक्यूमेंट्रीज चलने लगी। तेलंगाना का विरोध कर रहे निलंबित सांसदों को लोकसभा में घुसने नहीं दिया गया। हर तरफ मार्शल तैनात थे। लोकसभा में तेलंगाना बिल पर बहस होती रही और बाद में वोटिंग हुई और 67 संशोधनों के बाद तेलंगाना बिल को आखिरकार पास कर दिया गया। Today is a black day in the history of this country. Today we have seen with our own eyes how democracy could be killed in broad daylight. The TV channels were shut off. The Lok Sabha live telecast was cut off. MP को सस्पेंड करके बाहर रखा। इसलिए हम लोगों स्पीकर को रिक्वेस्ट किया, मैडम हम लोगों अंदर होना चाहिए, अंदर रहना, सदन का अंदर रहना। हमारा सीमांध्र को अन्याय हो रहा है। वो तो गवर्नमेंट फंक्शन, वो डेमोक्रेटिक सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक कंट्री है हमारा देश। वो पूरा लाइव टेलीकास्ट रुक के ऐसा पूरा अंदर बिल पास हो रहा है। कैमरास बंद कर दिए। आज एक नागरिक को ये सुनने का हक है कि पार्लियामेंट में क्या हो रहा है। वो कैमरा आपने क्यों बंद कर दिया? ये हमारा नागरिक का अधिकार है और हम इस पार्लियामेंट में नागरिक के अधिकार के लिए बैठे। उस अधिकार को यदि छीना जाता है तो हमारा पार्लियामेंट में कोई काम नहीं। असली है कि वहाँ किसी तरह की बोलने की गुंजाइश नहीं है और खड़े होकर के चिल्ला रहे हैं, कोई बात सुनता नहीं है। ये अजीब तरह का बंटवारा है। तो आज आंध्र प्रदेश का बंटवारा हो गया, लेकिन देश इस बंटवारे को होते हुए देख नहीं पाया। आज देश को यह पता नहीं चल सका कि 1.5 घंटे तक लोकसभा के अंदर क्या क्या होता रहा और किस तरह से तेलंगाना बिल पास हो गया। लोकसभा टीवी पर भले ही आप इसका सीधा प्रसारण न देख पाए हो, लेकिन एक रास्ता और भी है। हमारे रिपोर्टर पल पल का अपडेट लगातार दे रहे थे। हमारे रिपोर्टर वहां पर मौजूद थे, इसलिए सरकार कितना भी चाहे जानकारियां छुप नहीं सकती। आज हम आपको बताएंगे कि 1.5 घंटे की इस इमरजेंसी में लोकसभा के अंदर क्या क्या हुआ। जब 3 बजे लोकसभा में तेलंगाना बिल पर चर्चा शुरू हुई, तब तेलंगाना के विरोधी कांग्रेस के सांसद और मंत्री लोकसभा के वेल में पहुंच गए। गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के आसपास कांग्रेस के कुछ सांसद घेरा बनाकर खड़े रहे, जिससे शिंदे के साथ धक्का मुक्की न हो सके। जब तक बिल पास नहीं हो गया, शिंदे के आसपास ये सुरक्षा घेरा बना रहा और ये कांग्रेस का अपना सुरक्षा घेरा था, जिसमें उसी के सांसद मौजूद थे। कई सांसदों ने इस पर आपत्ति जताई कि जब लोकसभा के अंदर ही देश का गृह मंत्री सुरक्षित नहीं है, तो फिर देश का क्या होगा, तो फिर देश कितना सुरक्षित होगा। तेलंगाना बिल पर चर्चा के दौरान विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने बिल का समर्थन किया। इस दौरान बीजेपी के सांसद चुपचाप शांत बैठे रहे। हालांकि जब सांसदों को पता चला कि कैमरे नहीं चल रहे हैं और कार्रवाई का सीधा प्रसारण नहीं हो रहा है, तो बीजेपी के सांसदों की नींद टूटी और उन्होंने इस पर आपत्ति जताई। हंगामे और शोरगुल के बीच तेलंगाना बिल पर चर्चा चलती रही। इस दौरान कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी अपने करीब बैठे सांसदों से बातचीत करते रहे। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी इस दौरान चुपचाप बैठी रही। विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज को यह कहना पड़ा कि वो सोनिया गांधी तक अपनी बात सीधे पहुंचा नहीं पा रही हैं, क्योंकि उनके आसपास भी सांसद खड़े थे। सुषमा ने वेल में सरकार के मंत्रियों के मौजूद होने पर भी
आपत्ति जताई। सीपीएम और सीपीआई के सांसद भी विरोध करते हुए इसके बाद वेल में आ गए। चर्चा के बाद जब बिल पर संशोधन के लिए वोटिंग हुई तो टीएमसी के सांसद सौगत राय ने भी अपने संशोधन पर वोटिंग की मांग की, लेकिन स्पीकर ने इस मांग को खारिज कर दिया और कहा कि हेड काउंट से फैसला होगा कि कौन समर्थन में है, कौन विरोध में है। इस पर सौगत राय ने कहा कि वी आर नॉट शीप्स, यानी हम कोई भेड़ बकरी नहीं है और आप हमें इस तरह नहीं हाँक सकते। इस बीच लोकसभा टीवी से कार्रवाई का प्रसारण नहीं होने पर संसद में सवाल उठे तो सफाई दी गई कि ये एक टेक्निकल ग्लिच था, यानी तकनीकी खराबी की वजह से इस लाइव टेलीकास्ट को रोका गया। आज मेरे आंसू में आंख में आंसू है नहीं ना, बट मैं बहुत खुश हूँ। तेलंगाना आ गया तो लंबी 16 इयर्स के बाद मुझे इंडिपेंडेंस आ गया, तो आई एम वेरी हैप्पी, बहुत खुश हूँ और मैं सब लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ। आपको लोग कहते हैं कि आप जो फिल्म इंडस्ट्री है, साउथ की फिल्म इंडस्ट्री, उसकी आप अमिताभ बच्चन हैं। आज अमिताभ बच्चन खुश है? लेडी अमिताभ बच्चन बहुत खुश है। अच्छा मिसाल नहीं है ये, तो मैं जरूर कहूंगा कि हम लोग सब चाहते थे कि इसके ऊपर विस्तार से चर्चा हो, लेकिन आप सब जानते हैं कि वजह क्या है कि इसलिए ये चर्चा नहीं हुई। हमारी तरफ से तो चर्चा करने की सारे व्यवस्था कर चुके थे हम लोग, लेकिन चर्चा ना होने पाए, इसलिए हमें तो थोड़ा खेद है। पहले कांग्रेस के सांसद आकर स्प्रे करते हैं, माइक तोड़ते हैं, शीशा तोड़ते हैं और फिर उनको सस्पेंड किया जाता है। 2 वर्षों तक आप लगातार सदन की कार्रवाई को चलने नहीं देते। कांग्रेस ने ऐसा माहौल संसद के अंदर बना दिया है जो दुर्भाग्यपूर्ण है। लोकसभा में विपक्ष की नेता सुषमा स्वराज ने इसके बाद ट्वीट किया कि लोकसभा के ब्लैकआउट को टेक्निकल ग्लिच बताया जा रहा है, लेकिन असल में ये एक टैक्टिकल ग्लिच है। तेलंगाना बिल को कल राज्यसभा में अब पेश किया जाएगा, लेकिन इस बिल को लेकर जिस तरह श्रेय लेने की होड़ चल रही है वो बताती है कि किस तरह से तेलंगाना पर गहरी राजनीति खेली गई है। लोकसभा में तो तेलंगाना बिल कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर पास करा दिया, लेकिन कांग्रेस के अंदर ही खुलकर नाराजगी है। सांसद इस्तीफा दे रहे हैं, सरकार के मंत्री पार्टी के खिलाफ खुलकर बोल रहे हैं और इसके बाद पार्टी भी छोड़ रहे हैं। हमारी जो प्रेसिडेंट है सोनिया गांधी जी, ये इन्होंने पहले ही फर्स्ट यूपीए में अनाउंस कर दे दिया था और ये हम वचनबद्ध थे, इसे करना हमारा प्रथम कर्तव्य था। आज वो बिल पास हो गया है, जैसे भी वो पास हो गया है। पार्टी जो अपने भाषण में उनकी नेता ने कहा कि हम सपोर्ट कर रहे हैं, पर उसके साथ ये भी कहा कि ये गैर संवैधानिक है और इसको सही तरीके से लाना चाहिए। तो मुझे समझ नहीं आ रहा था भी क्या रही है कि समर्थन कर रहे हैं या विरोध कर रहे हैं, और आज ये फुल्ली एक्सपोज हो गया। वी विल टेक इट टू राज्यसभा। गेम वो खेल रहे थे, वो अपने दोनों हाथों में लड्डू रखना चाहते थे। आज सुबह तक उनका खेल ये था कि शिंदे जी मोशन फॉर कंसिडरेशन एंड पासिंग केवल प्रस्तुत कर दें और बाद में शोरगुल के कारण वो हमारे सिर पर ठीकरा फोड़ें और कहें कि बीजेपी ने कह दिया कि हम शोर शराबे में बिल पारित नहीं करेंगे, इसलिए हम क्या करते, हम बिल पारित नहीं कर सके। जिस तरह से बिल पर कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, ये आंध्र प्रदेश की भावनाओं के अनुरूप नहीं है। तो ये 2014 का वोट गीत है। बीजेपी में भी इस मुद्दे पर अंदर ही अंदर विरोधाभास दिखाई दिया। लाल कृष्ण आडवाणी हंगामे के बीच बिल को पास कराने का विरोध कर रहे थे, लेकिन सुषमा स्वराज ने बिल को पास कराने के लिए सरकार पर दबाव बनाया। प्रधानमंत्री के साथ बैठक में भी लाल कृष्ण आडवाणी ने यही बात रखी तो संसदीय कार्य मंत्री कमलनाथ को ये कहना पड़ा कि वो किसकी बात माने, एल.के. आडवाणी की या नेता विपक्ष सुषमा स्वराज की। हालांकि बाद में बीजेपी में मतभेद के सवाल पर सुषमा स्वराज ने सफाई भी दी कि पार्टी में इस पर कोई मतभेद नहीं है। आपको लोकसभा में कहीं कोई डिवीजन दिखा?
मैंने आपसे बार बार कहा और बताया कि ये लाइन सुषमा स्वराज की लाइन नहीं थी। अडवाणी जी के निवास पर एक बैठक, जिस बैठक में ये सब शामिल थे, सर्वसम्मति से ये लाइन तय हुई थी। वो लाइन नेता प्रतिपक्ष के नाते मैंने वहां ली। इसलिए कमलनाथ तो झगड़ा लगाने को तैयार रहे हर समय। वो अपना घर संभाले ना, उसके घर का डिवीजन तो सामने दिख रहा था। असल में ये आंध्र प्रदेश का बंटवारा नहीं हुआ है, इससे कई पार्टियों में भी बंटवारे हो जाएंगे। तेलंगाना को लेकर आंध्र प्रदेश कांग्रेस भी अब बंटवारे के कगार पर है। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री किरण कुमार रेड्डी के बारे में खबर है कि वो इस्तीफा जल्द ही देने वाले हैं। उनका इस्तीफा अब कभी भी आ सकता है। कहा यह भी जा रहा है कि वो नई पार्टी भी बना सकते हैं, जिससे सीमांध्र में उनकी राजनीति चमकती रहे। केंद्रीय मंत्री डी पुरंदेश्वरी ने भी इस्तीफा देने के साथ साथ अब कांग्रेस पार्टी भी छोड़ दी है और एचआरडी मिनिस्टर पल्लम राजू के साथ इस बिल का विरोध करने वाले कई और मंत्री इस्तीफा देने की तैयारी कर रहे हैं। संसद में 13 फरवरी को मिर्च स्प्रे करने वाले सांसद एल राजगोपाल ने भी संसद की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया है। अगले कुछ दिन में कांग्रेस में इस्तीफों की लाइन लग सकती है। ये लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस की राजनीति का एक नया डिजाइन है और वैसे भी ठीक 1 या 2 महीने पहले जब चुनाव आने वाले हों, इस इस्तीफे का कोई मतलब नहीं है। आंध्र प्रदेश अब तक दक्षिण भारत से सबसे ज्यादा 42 लोकसभा सांसद चुनकर भेजता था। यहां पर यह समझना जरूरी है कि आंध्र प्रदेश इतना महत्वपूर्ण क्यों है भारत की राजनीति में, क्योंकि यहां पर 42 लोकसभा सीट है। लेकिन आंध्र प्रदेश का बंटवारा होने के बाद राजनीति की पिक्चर काफी बदल जाएगी। ये तस्वीर अब बदलने वाली है। तेलंगाना कांग्रेस के लिए 2014 के ट्रंप कार्ड की तरह है। यहां पर लोकसभा की 17 सीटें और विधानसभा की 119 सीटें होंगी। 2009 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के पास 17 में से यहां की 12 सीटें थी। कांग्रेस को उम्मीद है कि तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के साथ गठबंधन या विलय के बाद वो यहां की ज्यादातर लोकसभा सीटें जीत जाएगी। ये है कांग्रेस पार्टी के सपने तेलंगाना को लेकर। तेलंगाना अलग होने के बाद बचे हुए आंध्र प्रदेश को सीमांध्र नाम दिया जा रहा है। यहां लोकसभा की 25 सीटें और विधानसभा की 175 सीटें हैं। यहां पर वाईएसआर कांग्रेस के जगन मोहन रेड्डी, टीडीपी और बीजेपी और कांग्रेस के बीच चुनावी लड़ाई होगी। 2009 में कांग्रेस के पास इन 25 लोकसभा सीटों में 11 सीटें थीं और कांग्रेस ने यहां काफी अच्छा प्रदर्शन किया था। तो ये थी आज की राजनीति, जिसमें आपको बहुत वर्षों के बाद रुकावट के लिए खेद है का एक जो प्लेट थी जो कि दूरदर्शन पर नजर आती थी, आज देखने को मिली। सुप्रीम कोर्ट ने आज एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। कोर्ट ने राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की फांसी की सजा को उम्र कैद में तब्दील कर दिया है और इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट ने आज एक बार फिर साफ कर दिया कि फांसी में देरी होने पर सजा को उम्र कैद में बदला जा सकता है। यही वजह है कि आज राजीव गांधी के तीनों हत्यारे बच गए। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के 3 हत्यारे संथन, मुरुगन और पेरारीवलन तीनों बच गए। सुप्रीम कोर्ट की दया से अब इन्हें फांसी नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के तीनों हत्यारों की सजा को उम्र कैद में बदल दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने सजा को कम करते वक्त दोषियों की दया याचिका पर फैसला लेने में केंद्र सरकार की तरफ से हुई 11 साल की देरी को वजह बताया। बहुत अच्छा क्या what are you asking me? I have argued the case. I have succeeded. And what am I supposed to tell you? It's a right judgment. We should be grateful to the Supreme Court for having laid down this law. This law is the law in every civilized country. सुप्रीम कोर्ट ने राजीव गांधी के हत्यारों की दया याचिका की अपील पर 4 फरवरी को सुनवाई पूरी की थी। केंद्र सरकार ने तीनों दोषियों की याचिका का विरोध करते हुए दलील दी थी कि राष्ट्रपति को दया याचिका के निपटारे के लिए कोई समय सीमा तय नहीं है। ऐसे में इसे देरी नहीं कहा जा सकता। केंद्र सरकार की तरफ से पेश हुए अटॉर्नी जनरल जी वाहनवती ने माना कि दया याचिका निपटाने में देरी हुई है, लेकिन यह भी कहा कि यह देरी गैर वाजिब नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को फैसला दिया था कि दया याचिका निपटाने में देरी फांसी को उम्र कैद में बदलने का आधार बन सकती है।
लेकिन केंद्र सरकार ने दलील दी कि राजीव गांधी के हत्यारों को किसी तरह की प्रताड़ना या मानसिक यातना नहीं झेलनी पड़ी, इसलिए 21 जनवरी को फैसला इस मामले में लागू नहीं होता। राजीव गांधी के हत्यारों की तरफ से पेश सीनियर वकील राम जेठमलानी ने केंद्र सरकार की दलीलों को यह कहकर काट दिया कि दया याचिका के निपटारे में 11 साल का वक्त लगा। मुजरिम 18 साल तक जेल में बंद रहे हैं। दया याचिका निपटाने में देरी की वजह से दोषियों को काफी तकलीफ सहनी पड़ी, इसलिए मौत की सजा उम्र कैद में तब्दील होनी चाहिए। राजीव गांधी के तीनों हत्यारों को 1998 में सुप्रीम कोर्ट ने फांसी की सजा सुनाई थी। साल 2000 में तीनों दोषियों ने राष्ट्रपति को दया याचिका भेजी थी। 11 साल बाद 2011 में राष्ट्रपति ने तीनों की दया याचिका खारिज कर दी थी, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने तीनों की फांसी पर रोक लगा दी थी। तभी से यह मामला सुप्रीम कोर्ट में अटका हुआ था। केंद्र सरकार और दोषियों की तरफ से दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आज राजीव गांधी के तीनों हत्यारों को जीवनदान दे दिया। कोर्ट ने यह कहा है कि इन तीनों के डेथ सेंटेंसेस लाइफ आजीवन कारावास में कम्यूट की जाएंगे, क्योंकि इन्होंने 11 साल 4 महीने जो काटे हैं इस मर्सी पिटिशन की इंतजार में, उन्होंने इतना सफर किया है, उन पे इतना अत्याचार हुआ है कि अब इनको फांसी देके हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन होगा। राजीव गांधी की हत्या मई 1991 में तमिलनाडु में एक चुनावी रैली के दौरान कर दी गई थी। उनके हत्यारे संथन मुरुगन और पेरारिवलन श्रीलंका के तमिल विद्रोही संगठन लिट्टे के सदस्य रहे हैं। राजीव गांधी ने प्रधानमंत्री रहते हुए 1987 में श्रीलंका में भारतीय शांति सैनिक भेजे थे। राजीव गांधी की हत्या को इसी का बदला माना जाता है। महेश गुप्ता के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। राजीव गांधी के हत्यारों को सुप्रीम कोर्ट से मिला जीवन दान सियासत की दुनिया में भी काफी मायने रखता है। अलग अलग विचारधारा और क्षेत्रों के नेता इसे अपने अपने राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं। इस दंड को समाप्त करके और उसकी जगह पर आजीवन कारावास का दंड देना, इसके क्या कारण है, क्या इस पर उन्होंने विचार अपने व्यक्त किए हैं, इसको पढ़ने के बाद ही कुछ कह सकते। நீதிமன்றத்தின் பரிந்துரை ஏற்று அவர் ஏற்கனவே இதுவரை அனுபவித்தும் தண்டனை காலத்தை மனதிலே கொண்டு உடனடியாக அவர்களை மத்திய மாநில அரசுகள் விடுதலை செய்ய வேண்டும் என்று வலியுறுத்துவதோடு அவ்வாறு அவர்கள் விடுதலை வரலையானால் நான் ரெட்டிப்பு மகிழ்ச்சி அடைவேன் என்பதை ये बड़ा खेदजनक है। इसका मैं दुर्भाग्यपूर्ण देश के लिए मानता हूँ। मैं इनको फांसी देने में इतना देर क्यों हुआ, जिसके कारण आज सुप्रीम कोर्ट ने इसको ऐसी फैसला देनी पड़ी। राजीव गांधी के हत्यारों को जीवन दान मिलने के बाद अब ये सवाल भी उठने लगा है कि संसद पर हमले की साजिश के मास्टरमाइंड अफजल गुरु की फांसी क्यों माफ नहीं की गई। इस बात को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस और पीडीपी ने अपनी नाराजगी भी अब जता दी है। तो मैं समझती हूँ दिस डिसीजन on whatever basis the Supreme Court has given it, because कि बहुत टाइम उनको हो गया है, it has been delayed, but I wish the same was done in earlier cases जहाँ पर अफजल गुरु की फांसी भी रुकी होती। तो मैं समझती हूँ कि जो जम्मू कश्मीर के लोगों में और एलिनेशन हो गया है। Do you believe Afzal Guru should have been given that sort of thing? Everybody should have been given, but they never asked me. They didn't tell us. They just hanged him. So do you think that was also unjustified in that sense? Absolutely unjustified. राजीव गांधी के हत्यारों को मिला जीवन दान कांग्रेस को खटक रहा है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाने से पहले कांग्रेस को खुद से एक सवाल पूछना चाहिए कि पिछले 10 सालों से केंद्र में उसी की यूपीए सरकार है, तो अब तक उसकी तरफ से राजीव गांधी के हत्यारों को सजा दिलवाने में तेजी क्यों नहीं दिखाई गई। भारत में 2012 में अजमल कसाब को और 2013 में अफजल गुरु को फांसी की सजा दी गई थी। वैसे यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि दुनिया में मौत की सजा के मामले तेजी से घट रहे हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के मुताबिक मई 2013 तक दुनिया के 140 देश फांसी की सजा पर पूरी तरह रोक लगा चुके थे, जिनमें कंबोडिया, थाईलैंड, नेपाल और श्रीलंका जैसे देश भी शामिल हैं। पिछले 15 वर्षों में अमेरिका में फांसी की सजा के फैसलों में करीब 60% की कमी आई है। हालांकि इसके बावजूद 2013 में अमेरिका में 39 लोगों को फांसी हुई थी।
चाइना में भी पिछले एक दशक से मौत की सजा के मामलों की संख्या में प्रतिवर्ष करीब 33% की कमी आ रही है। इजिप्ट, लीबिया और ट्यूनीशिया में 2011 के बाद से किसी को फांसी की सजा की आधिकारिक खबर नहीं है। हालांकि ईरान, इराक और सऊदी अरब सहित कुछ देशों में फांसी की सजा के मामले अभी भी बहुत ज्यादा हैं। यहां पर हम ये भी बताना चाहेंगे कि 2012 में यूएन जनरल असेंबली ने फांसी की सजा के खिलाफ एक प्रस्ताव पेश किया था और भारत उन 39 देशों की लिस्ट में शामिल था जिन्होंने इस प्रस्ताव के खिलाफ वोटिंग की थी। यानी भारत सरकार फांसी की सजा को खत्म करने के पक्ष में नहीं थी।